जय हिंद दोस्तों। आज हम गुप्त साम्राज्य के पार्ट नंबर 4 को समझेंगे। हमने इससे पहले 3 पार्ट और भी बनाए थे, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तार से हमने समझा था। हमने गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त जिसको नेपोलियन के नाम से जानते हैं, और चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, इन लोगों के बारे में, इनकी उपलब्धियों के बारे में, इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था, उन तमाम चीज़ों को समझा था। इस पार्ट नंबर 4 में हम लोग समझेंगे उनके समय में जो तीर्थयात्री आए थे फाहियान, इनके बारे में, स्कंदगुप्त के बारे में, महेंद्र द्वितीय के बारे में। यानी इस तरह से हम समझेंगे कि किस तरह से गुप्तकालीन शासक अपने शासन के दौरान जो विस्तार किया था। आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, ताकि आपके मन में एक क्रम सा विकसित हो जाए। आप उसको बखूबी समझ पाएंगे। आखिरकार गुप्त साम्राज्य इतना इंपॉर्टेंट है तो उसको अच्छा से पढ़ना भी है। तो आप फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट को देखें और उसके बाद इस फोर्थ पार्ट को देखें, तो आपके मन में एक क्रम सा बनेगा, आपको याद भी रहेगा। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या पढ़ना है? फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल सिर्फ युद्धों के लिए स्मरण में नहीं है, यानी उसको याद नहीं किया जाता था। उनके शासनकाल में यह भी देखा गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे, वह कला और साहित्य के बहुत बड़े प्रेमी थे। उनके शासन के दौरान एक चीनी यात्री फाहियान, याद रख लेना नाम, फाहियान, चीनी यात्री फाहियान इनके क्षेत्र में आया था। वह क्या था? चीन से आया था और वह समुद्री रास्ते, मैंने बताया था प्रीवियस पार्ट में कि वह सिर्फ उत्तर और पश्चिम का जो हिस्सा है उसी इलाके से सभी प्रवेश करते थे। तो यानी फाहियान जो है वह पेशावर के रास्ते स्थल मार्ग से वह भारत में प्रवेश करता है। कब? 399 ईस्वी से आता है और 414 ईस्वी तक, 399 ईस्वी में भारत आया और 414 ईस्वी को यहाँ से वापस जाता है। आने का मकसद क्या था उसका? आने का मकसद यह था कि भारत की वस्तु स्थिति को समझना और उसके बारे में विस्तार से चर्चा भी करना। अब आप समझिए, यहाँ पर फाहियान आने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि मध्य एशिया का जो क्षेत्र था वह ब्राह्मणों का देश था। उन्हें नोटिस किया गया कि यहाँ पर ब्राह्मणों की बोलबाला है। दूसरी बात, उन्होंने यह लिखा था कि उस समय में मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। मृत्युदंड एक तरह से पनिशमेंट है जिसमें फांसी नहीं दी जाती थी, मृत्यु की सजा नहीं होती थी, सिर्फ आर्थिक दंड दिया जाता था। याद रख लेना है आपको कि उस फाहियान के द्वारा जो विस्तार से चर्चा की गई है उसमें बताया गया है कि यह मध्य एशिया जो था वह ब्राह्मणों का देश था, यानी इस पर शासन ब्राह्मणों का होता था। दूसरा, मृत्युदंड नहीं दी जाती थी। तीसरी बात, सिर्फ आर्थिक, आई मीन कार्पोरल पनिशमेंट नहीं था, यानी वो कार्पोरल पनिशमेंट नहीं था। साथ में याद रखिए कि सिर्फ इकोनॉमिक रूप से पनिश किया जाता था। तो समझना यह है कि दंड दिया जाता था, वह मृत्यु दंड नहीं होता था, आर्थिक दंड दी जाती थी। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, जीवित प्राणी की हत्या नहीं की जाती थी। आजकल जो मांसाहारी लोग हो गए हैं वह जिंदा जीव को मार करके भोजन करते हैं। उन्होंने लिखा है कि मध्य एशिया के लोग जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते थे। वे लोग मांस, मदिरा यानी शराब, लहसुन, प्याज, यानी जो आजकल हम लोग तामसी भोजन जिसको बोलते हैं, इनसे दूर रहा करते थे। यानी ये इस तरह के भोजन लोग नहीं करते थे, आदि का सेवन नहीं करते थे। इसका मतलब ब्राह्मण जो थे वह निश्चित रूप से इस तामसी भोजन को, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इसका त्याग कर चुके थे। जीवित प्राणियों की हत्या नहीं की जाती थी और आर्थिक दंड दिया जाता था। मृत्यु दंड का कोई प्रावधान नहीं था। ब्राह्मणों का देश था। तो इतनी सारी बातें आपको याद कर लेनी है। तीसरी बात और भी है कि क्रय और विक्रय, क्रय और विक्रय का मतलब समझ रहे होंगे, खरीद और बिक्री, खरीद फरोख्त जो होती थी उसमें कौड़ी का हिसाब था। मैंने बताया था कि मुद्रा का जो प्रचलन नहीं था उससे पहले कौड़ी भी एक तरह से सब्स्टिट्यूट ही था, जिसका यूज़ किया जाता था सामान की खरीद बिक्री में। कौड़ियों का यूज़ किया जाता था सामान को, चाहे खरीदना हो और बेचना हो। जिस तरह से आज हम लोग पैसा का प्रयोग करते हैं उसी तरह से, ठीक। दूसरी बात, आगे और भी समझेंगे हम लोग कि नालंदा, बोध गया, यानी ये जो जगह थे बौद्ध केंद्र, इन सब जगहों पे, नालंदा हुआ, राजगृह हुआ, बोध गया हुआ, वैशाली हुआ, श्रावस्ती, इन सब जगहों पे, कपिलवस्तु, इन सभी जगह पर जाकर उन्होंने भ्रमण किया था। हम बात कर रहे हैं फाहियान की, आपको याद कर लेना है। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि फाहियान कहाँ का तीर्थयात्री था? तो वह चीन से आया था, चाइनीज तीर्थयात्री था। दूसरी बात है कि वह किनके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और उन्होंने यहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में किस चीज़ की चर्चा की है? उन्होंने बताया है मध्य एशिया के बारे में विस्तार से चर्चा किया है।
उन्होंने बताया है कि मध्य एशिया में ब्राह्मणों का देश था, इसका मतलब ब्राह्मणों का बोलबाला था। दूसरा, वहाँ के ब्राह्मण जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते थे। दूसरा, मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, सिर्फ आर्थिक दंड दी जाती थी। आगे, वहाँ के लोग मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज ये सब का त्याग कर चुके थे, ये सब का सेवन नहीं करते थे। कुल मिलाकर के सात्विक जीवन जिया करते थे। आगे आपने देखा कि क्रय और विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। आगे कि उन्होंने बताया कि जो जितने भी बौद्ध भिक्षु केंद्र थे उन सब जगह पर उन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण करने का मकसद क्या था? ज्ञान अर्जन करना, साथ में यहाँ की वस्तु स्थिति के बारे में रूबरू होना, उसके बारे में समझना। उन्होंने बताया है कि चीनी ग्रंथों में भारत को एक अलग नाम से जाना जाता है, उसका नाम है यीन तू। याद रखिएगा, चीनी ग्रंथों के अनुसार भारत को यीन तू के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न को आप याद रखेंगे, ऐसा प्रश्न बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि फाहियान के द्वारा जो यात्रा वृत्तांत है इसको आप बखूबी से समझ गए होंगे। यह 399 ईस्वी में आए थे और 414 ईस्वी में फिर वापस श्रीलंका के माध्यम से समुद्री रास्ते से वापस अपने क्षेत्र चले जाते हैं। चलते हैं आगे, बारी है इसकी कुमारगुप्त प्रथम की। अगली बारी है कुमारगुप्त प्रथम। याद रखिए, कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य के नाम से भी जानते हैं। कुमारगुप्त प्रथम को हम महेंद्रादित्य के नाम से जानते हैं, जिनका कार्यकाल 415 से लेकर के 455 ईस्वी समझा जाता है। इस टाइमलाइन को बखूबी आप याद रखेंगे तो आपके मन में एक निश्चित रूप से क्रम विकसित होता जाएगा, जिसके बारे में आप इस हिस्ट्री को, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ पाएंगे। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। अब आप समझेंगे उत्तराधिकारी यानी उनके जाने के बाद, उनके जाने के उपरांत जो है, जो शासन को संभालते हैं उनको ही उत्तराधिकारी के नाम से हम जानते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनका जो उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम हुआ कुमारगुप्त प्रथम यानी महेंद्रादित्य। अब इनका उपनाम भी है महेंद्रादित्य। उनको महेंद्रादित्य के नाम से भी जानते हैं, कुमारगुप्त प्रथम के नाम से भी जानते हैं। याद रख लेना, यह कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी। अगली बारी आती है इनके बारे में विस्तार से हम लोग कैसे समझेंगे। तो हमने जाना है, हम इतिहास को जानने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वह साहित्यिक स्रोत हैं, वह साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, उसमें एक साहित्यिक स्रोत नहीं, एक पुरातात्विक स्रोत के रूप में देखिए अभिलेखों से जानकारी मिलती है। तो विलसर अभिलेख, याद रखिए, अभिलेख एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिनके आधार पे हम इस ऐतिहासिक चीज़ को समझ पाते हैं। उनके द्वारा जो कुछ विस्तार से उपलब्धियां हासिल की गई है उनकी जानकारी हमें बिलसर अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख से मिलती है, कर्मदंडा अभिलेख से मिलती है। इस तरह से ये जो अभिलेख हैं वह उत्तराधिकारी के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम के बारे में या महेंद्रादित्य के बारे में विस्तार से जानकारी प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सुव्यवस्थित शासन का वर्णन मिलता है। इन अभिलेखों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि महेंद्रादित्य के समय में यानी कुमारगुप्त प्रथम के समय में जो शासन काल था उनका बहुत ही वेल प्लान्ड, बहुत ही सुव्यवस्थित शासन था। यह सब जानकारी उस समय के जो प्राप्त अभिलेख हैं, चाहे वो हम मंदसौर अभिलेख हों, चाहे विलसर अभिलेख हों या करमदंडा अभिलेख हों, इन अभिलेखों से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था उनका शासनकाल बहुत ही सुव्यवस्थित और सुसज्जित था। चलते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं, सिक्कों के बारे में। सिक्का एक जान लीजिए, सिक्का भी एक तरह से सूचक ही था। सिक्का, रजत सिक्के, रजत चांदी को बोलते हैं, चांदी के सिक्के का प्रचलन था। यह महत्वपूर्ण बात है कि चांदी के सिक्के का प्रचलन इन्हीं के समय में हुआ था और गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृतियां, एक बार प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी में कि मयूर की आकृति गरुड़ के स्थान पर वो किस तरह के सिक्के थे, यानी वह चांदी के सिक्के थे, रजत सिक्के थे और इन्हीं के शासनकाल में बने थे। उनमें क्या हुआ कि गरुड़ के स्थान पर गरुड़ को रिप्लेस कर दिया गया, वहाँ पर मयूर की आकृति उकेरी गई थी। तो इस तरह के इनके सिक्के के बारे में आप समझें तो यह याद रखिएगा। अब इसके बारे में पढ़ें, उपाधियाँ। महेंद्रादित्य को अलग अलग उपाधियों से नवाजा गया था। वह उपाधि कौन कौन सी थी? बहुत महत्वपूर्ण बात बनेगी यहाँ पे कि महेंद्रादित्य, नाम भी सुन लीजिए आप, है ना, यहाँ कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए उसको महेंद्रादित्य के नाम से भी जानते थे और दूसरी बात श्री महेंद्र के नाम से भी जानते थे, तीसरा महेंद्र अश्वमेघ के नाम से। सभी में महेंद्र है। आप याद रखने का एक तरीका याद रख लीजिए, महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र और महेंद्र अश्वमेघ, इन नामों से हम उनको नवाजे, यानी इनको उपाधि ये सब दी गई थी, याद रख लीजिएगा। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। नालंदा विश्वविद्यालय जिसका आज भी बहुत विस्तृत नाम है, याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय
जो कि विश्व में एक स्थान रखता है। इसकी स्थापना किसने करवाई थी? कुमारगुप्त ने करवाई थी, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से जाना जाता है, कहा भी जाता है। उसे दो बातें याद हो गई, कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक समझा जाता है कि उसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। दूसरा, इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, याद रख लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से किसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से जाना जाता है? तो कुमारगुप्त को। कुमारगुप्त ने क्या करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें आपने याद कर ली होगी। अगली बारी आती है स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त का भी कार्यकाल 455 से लेकर 467 ईस्वी तक रहा। याद रख लेना, अभी आपने देखा था 399 से 414, 414 के बाद 415 से लेकर के 455, अब 455 से लेकर के 467, इसी क्रम में आप याद रखें स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी। आप देखिए, एक राजा के बाद उसका उत्तराधिकारी शासन में आता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कौन? कुमारगुप्त प्रथम। उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंदगुप्त। याद रखिए इसी क्रम को, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ, याद रख लेना है। जूनागढ़ अभिलेख से यह प्राप्त होता है जानकारी कि हुनों को मलेच्छ कहा गया। जूनागढ़ अभिलेख, अभी बताया था मैंने, अभिलेख ऐसा सोर्स है जिससे ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। तो जूनागढ़ अभिलेख याद रख लेना है, जूनागढ़ अभिलेख से हुनों को मलेच्छ कहा गया है। हुनों को क्या कहा गया? मलेच्छ। हुन को, एक प्रश्न यहाँ तीन तरह के बन सकते हैं कि हुनों को किस नाम से जाना गया है? मलेच्छ के नाम से जाना गया। हुनों को मलेच्छ किस अभिलेख में जानकारी मिलती है, प्रोवाइड की जाती है इस तरह की, तो वह जानकारी किस में मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। याद रख लीजिएगा, जूनागढ़ अभिलेख गुप्त साम्राज्य को समझने के लिए बहुत ही सहायक अभिलेख है। इसमें हुनों को मलेच्छ कहा गया, इसकी जानकारी इसी अभिलेख से प्राप्त होती है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार, याद रख लेना, सुदर्शन झील बहुत बार आपने नाम सुना होगा। सुदर्शन झील, इसका पुनरुद्धार और यह भी स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया। एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण वह स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया था। ये बहुत बार प्रश्न बनता है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किन के द्वारा हुआ था? स्कंदगुप्त के द्वारा हुआ था। विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था उन्होंने। आजकल प्रश्न पूछने का पैटर्न बदल गया है। आप इसके स्कंदगुप्त के बारे में विस्तार से समझे रहेंगे तो उस तरह से आपको असर्शन और रीजन का कॉन्सेप्ट दे रखता है, तो इस केस में आपको समझने में और आंसर सही सही ढूंढने में आपको मदद मिलेगी। इसलिए इन तमाम चीज़ों को बखूबी आप समझिए, रिकॉल कीजिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पढ़िए, सुनिए, समझिए, ताकि इनसे स्कंदगुप्त के आधार पर दो चार पॉइंट दे देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सही है कौन गलत है, इस तरह से छांटने के लिए आते हैं, तो थोड़ा समझना जरूर है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था, जूनागढ़ के अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है, यह भी जानकारी मिली, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था। इस तरह से इसको हम याद रखेंगे। एक बात और भी समझिए, इन्होंने वृषभ शैली में सिक्के जारी किए थे स्कंदगुप्त ने। अभी पीछे हम रजत सिक्कों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मयूर का चित्र उकेरा गया था गरुड़ के बदले में। अब यहाँ क्या, स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली में एक सिक्के जारी किए। वृषभ शैली में सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया था? तो स्कंदगुप्त के द्वारा जारी किया गया था। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, भानुगुप्त के एरन अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया? भानुगुप्त के। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। यह प्रश्न कितनी बार पूछा गया है कि सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख से वह भानुगुप्त के द्वारा लिखा हुआ है। यानी याद रखिएगा, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा यानी महिला के सती होने का प्रमाण। सती प्रथा के बारे में आप समझते होंगे कि पुरुष को कुछ हो चाहे ना हो, यानी अगर पुरुष की मृत्यु हो जाती है उसके साथ उसके जिंदा पत्नी को भी जला दिया जाता था। यह व्यवस्था एक सामाजिक कुरीतियों में समझाया जाता है, लेकिन यह पहली बार इसका जो साक्ष्य मिला था वह एरन अभिलेख से मिला था, जो कि अभिलेखीय प्रमाण है। अभिलेख में यह उकेरा गया है, याद रखिएगा। विष्णुगुप्त तृतीय को अंतिम शासक समझा गया है। गुप्तकालीन शासन के वंशों में विष्णुगुप्त तृतीय को अंतिम शासक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि गुप्तों का शासनकाल 550 वर्षों तक चलता रहा था। उम्मीद करता हूं कि तमाम चीज़ें आपके मन मस्तिष्क में छप सी गई होगी। अगर समझ नहीं आया हो तो इसको एक बार जरूर रिकॉल करें बखूबी शांति से, ताकि आप इस प्रश्न को, इससे जो बनने वाले प्रश्न हैं उसको बखूबी आप समझ पाएँ।